प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे महाकवि कालिदास की काव्य शैली रघुवंश प्रथम सर्ग के अंतर्गत। हम रघुवंश प्रथम सर्ग के आधार पर इसका विवेचन करेंगे। महाकवि कालिदास को शैली के कारण अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कालिदास की शैली प्रसाद गुणयुक्त तथा लालित्य से युक्त परिष्कृत शैली है। कालिदास ने वैदर्भी रीति का अवलंबन लेकर काव्य की रचना की है। इसलिए किसी कवि ने ठीक कहा है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। काव्य शास्त्रियों ने जो काव्य में माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन प्रमुख गुण माने हैं, इनमें कालिदास प्रसाद के कवि हैं। काव्य शास्त्रियों ने जो मुख्य रूप से वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये तीन रीतियाँ बताई हैं, इनमें कालिदास ने वैदर्भी रीति का अवलंबन किया है। आचार्य विश्वनाथ ने वैदर्भी रीति का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। माधुर्य व्यंजकैः वर्णैः रचना ललितात्मिका अवृति अल्पवृति वा वैदर्भी रीतिरिष्यते। अर्थात जिसमें माधुर्य की व्यंजना करने वाले ललित पद हों तथा जो समास रहित हो अथवा अल्प समासों वाली हो, वह वैदर्भी रीति कहलाती है। कालिदास की शैली में ये सब गुण विद्यमान है। कालिदास बड़े बड़े भावों को भी समास रहित तथा अथवा अल्प समास वाली भाषा में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। उनकी भाषा में बाण, वट, दंडी, माघ, श्रीहर्ष, भारवी आदि की तरह क्लिष्ट अथवा दीर्घ समास वाली पदावली का अभाव रहता है। यानी जिस तरह के वे प्रयोग करते हैं दीर्घ समास वाली पदावलियों का, वैसा ये नहीं करते। रघुवंश में सूर्यवंश का वर्णन करने से पूर्व कालिदास ने अपने को अल्प बुद्धि बताकर अत्यंत सरल शब्दों में अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। देखिए वो श्लोक क्या है। क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम। इस तरह से अपने को अल्प बताने का अल्प बुद्धि बताया है। इसी प्रकार पार्वती के विवाह का प्रस्ताव अंगिरा ऋषि द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर वहाँ पर विद्यमान पार्वती के मनोभावों का सरल भाषा में व्यंजना के माध्यम से चित्रण किया है, जो द्रष्टव्य है। एवं वादिनी देवर्षि पार्श्वे पितु अधोमुखी लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती। अर्थात नीचा मुखी हुए पार्वती अपने समक्ष अपने ही विवाह की बात सुनकर लज्जा से अपने हाथ में लिए हुए लीला कमल की पंखुड़ियों को गिनने लगी। इसी प्रकार मेघदूत में मेघ के समक्ष काम पीड़ित विरही यक्ष किस प्रकार सरल पदावली में याचना करता है। जातम वंशे भुवन वेदिते पुष्करा वर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबंधु गतो रहम यांचा मोगा वरम अधिमे अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। तो अपने कुछ कुल का होने के बाद भी वो बता रहा है कि किस तरह वो याचना करता है और याचना करने वाले किस तरह से तुच्छ समझे जाते हैं। यहाँ भी यक्ष सरल पदावली में अपनी याचना के औचित्य का प्रतिपादन करता है। कालिदास की शैली को कुछ बिंदुओं में बांटकर हम देखेंगे। पहले है, प्रथम बिंदु है ध्वनि प्रधान शैली। महाकवि कालिदास सरल पदावली में भी अपनी बात ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह उनकी विशेषता है। उनके काव्यों में सर्वत्र दिख पड़ती है। यानी ध्वनि एक प्रकार की जो अंदर के शब्द की धमक जो है वो उसको भी कह सकते हैं। संस्कृत साहित्य में कालिदास ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जो ध्वनि अर्थात व्यंजना के समर्थ कवि माने जाते हैं। अभिव्यंजनात्मकता की काव्य कला का प्राण होती है। जो कवि अभिध्या या लक्षणा तक सीमित रहते हैं, उनकी काव्य कला कालजयी नहीं होती है। अभिव्यंजनात्मकता ही काव्य शक्ति की कसौटी है। कालिदास का काव्य इन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है इन सब का। अभिव्यंजना और या व्यंजना ये लक्षणा और शब्द की जो शक्ति होती है, अभिधा और लक्षणा उससे पार करके जो होती है शक्ति है, शब्द की शक्ति है, व्यंजना शक्ति।
तो उस व्यंजना शक्ति के द्वारा जो बोध होता है उसमें ध्वनि का प्राधान्य रहता है। इस प्रकार से उसमें उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा है अलंकृत शैली। कालिदास ने अपने काव्य एवं नाटकों में सर्वत्र अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। उपमा इनका सबसे प्रिय अलंकार है, इसलिए इनके विषय में उपमा कालिदास से ऐसी सूक्ति प्रसिद्ध हो चली है। इस उपमा कालिदास से का भी हम अगले कक्षा में वर्णन करेंगे, अथवा उसको प्रश्नोत्तर के रूप में भी आ जाता है, तो इसकी भी तैयारी करवाएंगे। कालिदास सूक्तियों के माध्यम से अर्थांतर न्यास का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार रूपक अथवा उत्प्रेक्षा का भी उनके काव्य में बहुत प्रयोग मिलता है। स्वाभाविक वर्णन करते हुए स्वभावोक्ति अलंकार भी कालिदास के काव्यों में सहज रूप में आ जाता है। स्वाभाविक उक्ति को स्वाभाविक उक्ति, स्वभावोक्ति, ऐसा। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में बहुत ही सहज रूप में मृग चेष्टाओं का जो वर्णन किया है वह है ग्रीवा भंगा विरामो मुहु अनुपति संधने बद दृष्टि, और पश्चार्धेन प्रविष्ट सर्वपतन भयात भूयसा पूर्वकायम भई अर्धावलीढ़ कर्म विवृत मुख भ्रंशि तृणवर्तमा पश्य उदग्र प्लुतत्वात् व्यतिबोधरम मस्तकम उर्व्याम प्रयाति। जब वो राजा प्रविष्ट होता है आश्रम में और वहाँ पर वो शिकार के लिए आखेट करता हुआ, तो वहाँ जो कण्व ऋषि के आश्रम में वो मृग का जो पीछा करता है, तो मृग आधा घास खाए हुए है और आधा भागा जा रहा है। अपने शरीर की भाव भंगिमाओं को वो किस तरह मोड़ के पीछे देख रहा है, इसका इस श्लोक में वर्णन है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक और स्वाभाविक चेष्टाओं का जो वर्णन करते हुए जो वर्णन किया है वो स्वाभाविक स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ पर वर्णन मिलता है। इसी प्रकार रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर में उपमा के माध्यम से इंदुमती का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है जो द्रष्टव्य है, जैसे संचारिणी दीपशिखा, और ये सूक्ति भी इनके विषय में दीपशिखा संचारिणी दीपशिखा इव रात्रौ यम यम व्यतीत याय पतिम्बरासा नरेंद्र मार्गाट्टिव प्रपेदे विवर्ण भावम ससा भूमिपाला। इस तरह का ऐसे श्लोक का उन्होंने वर्णन किया है। कालिदास गद्य लेखन में भी उतने ही निपुण है जितने कि पद्य लेखन में। उनके तीनों नाटकों में गद्य का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही कालिदास संस्कृत और प्राकृत दोनों के प्रयोग में निपुण है। सर्वत्र उनके नाटकों में प्राकृत का भी प्रयोग मिलता है। गद्य में कालिदास मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। यथा अभिज्ञान शाकुंतल में विदूषक का कथन अरण्ये मया रुदितम आसीत्, और कृतम भवता निर्मक्षिकम। गौतमी का कथन प्रतिहतम अमंगलम। दुष्यंत का कथन अय लब्धम नेत्र निर्वाणम। ये बहुत छोटा सा कथन है, लेकिन है हो नेत्र जो आपको देख करके जो मोक्ष को प्राप्त हो गया, इस तरह के अय लब्धम नेत्र निर्वाणम। ये सूक्ति बहुत ही संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हो चली है। किसी को कहना है जैसे कि आपको देख करके आज दर्शन का फल है, उसको भी हम कह सकते हैं कि अय लब्धम नेत्र निर्वाण। इसके अतिरिक्त कालिदास पात्रानुकूल भाषा के प्रयोग करने में भी सिद्धहस्त हैं। विदूषक की भाषा हास्य एवं व्यंग से परिपूर्ण होती है। ऋषियों की भाषा गंभीर और राजा की भाषा धीर गंभीर है। इस प्रकार कालिदास की शैली ललित पदावली से युक्त एवं प्रसाद गुणोपेत है तथा वैदर्भी रीति का अवलंबन लेने के कारण अल्प समास वाली है। इसीलिए कालिदास की भाषा सबको समझ में आती है तथा सबको आनंद प्रदान करती है। जो व्यक्ति जितनी बार कालिदास को पढ़ता है उतना ही वो साहित्य का आनंद लेता है, उनके काव्य का आनंद लेता है। कालिदास ने कथोपकथन एवं कथा को आगे बढ़ाने में मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, मालिनी, वसंत तिलका आदि छंदों का बहुलता से प्रयोग किया है। कालिदास ने रुचिरा, शालिनी, पुष्पिताग्रा, स्रगधरा आदि छंदों का बहुत कम प्रयोग किया है। वे संस्कृत की भांति प्राकृत रचना में भी निपुण हैं। इस तरह से हमने देखा कि कालिदास की काव्य शैली जो है सरल भाषा वाली है, अल्प समास युक्त है, प्रसाद गुण युक्त है, वैदर्भी रीति युक्त है। तो इसमें उन्होंने ध्वनि प्रधान शैली है, अलंकार प्रधान शैली भी है, लेकिन अलंकार से उनकी भाषा बोझिल नहीं होती है। यह उनकी भाषा की विशेषता है, शैली की विशेषता है। और इसलिए जो कालिदास जो है अभी भी
वो प्रथम स्थान पर कह सकते हैं कि बने हुए हैं। उनकी तुलना अभी भी किसी से नहीं की जा सकती और संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज के इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।